I-36 impairment. सर ये डिस्क्लोजर का भी कुछ बता देना। कौन सा डिस्क्लोजर? I-16 के सर। भजनी नोट ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या था? नहीं सर, नोट वो जो रेट रेट का बताते हैं, रिवैल्यूएशन सरप्लस का, और सब वो समझा नहीं मैं सवाल। सर वो रिवैल्यूएशन सरप्लस के बारे में बताते हैं कि स्टार्टअप ईयर इतना था, फिर ये सब कुछ जो बताते हैं सर। तो भाई जो हमने नोट बनाए इसमें सब कुछ है, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको वो नोट समझ आ गया ना, उसमें सारी हर तरह की मूवमेंट है। रिवॉल्यूशन सरप्लस का पूरा कॉलम है लड़के, इतना था, इतना लेस हुआ, इतना रिटर्न एंडिंग में गया, इतना रिवर्स हुआ, फिर इतना आया, वो सब कुछ उसमें है तो सही। ओके सर, ठीक है सर। वो उसके अंदर है ना रिवॉल्यूशन सरप्लस की हाँ मूवमेंट, हाँ सर, हर चीज की मूवमेंट है ना हाँ उसमें। सही है कोई सर, हाल ठीक है। नहीं। I-36 impairment. एक चीज और हो सकती है, वो बता देता हूँ। अरे यार 16 जरा अहम है, इस पे टाइम लगा लेते हैं, कोई बात नहीं। जब हम नोट बना लेंगे ना, इसके नीचे, नोट के नीचे आपने लिखना है यूजफुल लाइफ, मॉडल लिखना है, कॉस्ट है या रिवॉल्यूशन, अगर एसेट एक से ज्यादा हो। अगर एसेट एक से ज्यादा हो तो उसके नीचे ऐसे 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 आ जाएगा लाइफ मॉडल। फिर डेप्रिसिएशन का मेथड बताना है, फिर बताना है जो फेयर वैल्यू है ये फलां कंपनी ने किया है, अगर ये ना लिखा हो तो ये लिखना है इंडिपेंडेंट वैल्यूज ने किया है। दूसरा, अगर रिवैल्यूएशन ना होती तो कैरिंग अमाउंट्स क्या होती, इसमें वो शॉर्टकट यूज करें जो मैंने आपको स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस में कैलकुलेट करना सिखाया कि अगर रिवैल्यूएशन ना होती, एसेट कॉस्ट मॉडल पे होता, तो कैरिंग अमाउंट्स क्या होती। ये 5 चीजें इस नोट के नीचे, इसकी जो हेडिंग है अदर डिस्क्लोजर्स, उसमें आ रही होंगी इस नोट के नीचे। जी भाई, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? यस सर। नो सर। यस सर। अब हम आते हैं इम्पेयरमेंट पे। व्हाट इज इम्पेयरमेंट? देखें, मैं I-16 फॉलो करता हूँ, मेरे पास कैरिंग अमाउंट आती है। I-36 कहता है इम्पेयरमेंट कैलकुलेट करो। I-36 में पहले हम रिकवरेबल अमाउंट निकालेंगे। रिकवरेबल अमाउंट क्या है? हायर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, वैल्यू इन यूज। ये मुझे पता है, जब मैं I-16 अप्लाई करूंगा तो मेरे पास कैरिंग अमाउंट आ जाएगा। हमें चाहिए रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट है हायर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ये क्या है जी? मेरे पास लेट्स से एक एसेट है, उसकी मार्केट में वैल्यू 100 है, इसको मैं बेचने जाता हूँ, 10 का खर्चा होता है। जैसे आप बाइक एक मार्केट में लेकर जाएं तो मार्केट में कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ उनको पैसे देने होते हैं। ये बेचने के ऊपर खर्चा, याद रखें, बेचने पे खर्चा, खरीदने पे नहीं, बेचने पे खर्चा। ये आगे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट। वैल्यू यूज, इसका पॉइंट समझ लें। लेट्स से अब ईयर 2021 में करें, यहाँ पे आपके पास डाटा है, आपने, आपके पास जो एसेट है उसने 5 साल आपको पैसे कमा के देने हैं, 22, 23,
24, 25, 26। एक चीज याद रखिएगा, जिस साल में आप खड़े हैं ये डाटा है आपका, आपने उससे ऑनवर्ड ईयर्स में देखना है। क्या बोला? इनफ्लोज हर साल कितने पैसे इसने कमा के देने। इनफ्लो में मल्टीपल आइटम हो सकते हैं, आउटफ्लोज इसमें मल्टीपल आइटम हो सकते हैं। इसने कितना कमा के देना है, इस पे कितना खर्चा होगा। यहाँ पे आ जाएगा नेट फिगर। डिस्काउंटिंग फैक्टर का फार्मूला लगाए 1 प्लस आर रेज टू पावर माइनस एन। पहला साल n -1 -2 -3 -4 इस तरीके से ये फार्मूला आ जाएगा, और हर एक इस फार्मूले का जो आंसर होगा इसको नेट कैश फ्लो से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। इनका जो टोटल होगा ये है वैल्यू एंड यूज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोस। दोबारा बता देता हूं, जिस साल में आप खड़े हैं इस साल में जो इंफॉर्मेशन दी हुई वो डाटा है। आपने प्रेजेंट वैल्यू इस साल से अगले ईयर से शुरू करनी, जितने भी साल होंगे ऐसे आप ईयर लिख लो। इनफ्लोज इसने कितने कितने कमा के देने हैं सारे लिखने। इसने कितना कितना खर्चा हर साल करवाना है सारे आ जाएंगे। फिर नेट कैश फ्लोज आ जाएंगे। डिस्काउंटिंग फैक्टर n-1 पहले साल के लिए, -2 दूसरे साल के लिए। देन इस फैक्टर का जो 1 प्लस आर रेज़ टू पावर माइनस n आंसर आएगा, नेट कैश फ्लो से मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास आंसर आते जाएंगे। इनका मैं करूंगा टोटल, ये मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू का टोटल हो गया। हायर अप, फिर वैल्यू लेस कॉस्ट से वैल्यू यूज। अब यहाँ पे कुछ बातों का ख्याल रखना है आपने, यहाँ पे कुछ बातों का ख्याल रखना है दोस्तों, भाई बुजुर्गों। इसमें कोई चीज नॉन कैश ना हो, जैसे डेप्रिसिएशन, यानी कि इनफ्लो आउटफ्लो में कोई भी चीज नॉन कैश नहीं होनी चाहिए। नॉन कैश जैसे डेप्रिसिएशन है, इनकम एंड एक्सपेंस कोई भी नॉन कैश आपने नहीं लेना। फिर स्टैंडर्ड कहता है कुछ चीजें मजीद जो आपने यहाँ पे शामिल नहीं करनी। इनकम टैक्स, इंटरेस्ट, इनकम टैक्स भी शामिल नहीं करना, इंटरेस्ट भी शामिल नहीं करना। रीस्ट्रक्चर करने की कॉस्ट, अगर आप एसेट की परफॉर्मेंस बढ़ाते हैं उस पे अगर आपका कोई खर्चा होता है तो वो कॉस्ट। ये 5 चीजें आपने याद रखनी है, पल्ले बांध लें। इनफ्लो और आउटफ्लो में ये नहीं आएंगे। नॉन कैश इनकम एंड एक्सपेंसेस नहीं आएंगे, इनकम टैक्स नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा, रीस्ट्रक्चर करने की कॉस्ट नहीं आएगी, एसेट की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए कोई अगर खर्चा करते हैं तो वो नहीं आएगा। ये 5 चीजें नहीं आएंगी। एक चीज, एक तो आपने ये रूल याद रखना। दूसरा, बच्चे भूल जाते हैं कि भाई अगर एसेट 5 साल है लेट से, उसके बाद बिक जाएगा, जो उससे सेल प्रोसीड आएगी, ये भी इनफ्लो है भाई। रेजिडुअल वैल्यू, अगर एसेट नहीं बिकता, रेजिडुअल वैल्यू अगर है किसी एसेट की, तो वो भी इनफ्लो है। हम इसको भूल जाते हैं। अगर 5 साल के बाद उसको बेचते हैं तो इतने पैसे आएंगे, ये भी इनफ्लो है। 5 साल के बाद उसकी रेजिडुअल वैल्यू इतनी है, ये भी इनफ्लो है, ये भी इनफ्लो है। तो इनको भी आपने याद रखना है। पहले तो ये मेथड समझे, ईयर लिख लें ऊपर, इनफ्लोज, आउटफ्लोज, नेट फ्लोज, डिस्काउंटिंग फैक्टर, देन प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। इनफ्लो में मल्टीपल हो सकते हैं, मिसाल के तौर पे सेल है, फलाना है, फलाना है, फलाना है। हर एक के इनफ्लो के नीचे 3-4 हेडिंग हो सकते हैं, आउटफ्लो के नीचे 3-4 हेडिंग हो सकती हैं। नेट कर लें, डिस्काउंटिंग फैक्टर लिखें और प्रेजेंट वैल्यू लें। इनमें 5 चीजें ये कभी भी शामिल नहीं करनी। फिर अगर एसेट बिकता है तो एंड पे सेल प्रोसीड, एसेट की एंड पे रेजिडुअल वैल्यू, ये भी शामिल करना है। देन
रेट हमेशा प्री टैक्स लेना है। रेट हमेशा कौन सा लेना है? प्री टैक्स लेना है। जैसे हमने ये डिस्कस किया वैल्यू इन यूज का, इसी तरीके से फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, फेयर वैल्यू हमें पता है मार्केट से मिल जाएगी। कभी कभी ऐसा होगा उसकी मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती, देन आप उसका एस्टीमेट लगा लें, मार्केट से एस्टीमेट लगवा लें। नॉर्मली एसेट की फेयर वैल्यू अवेलेबल होगी, अगर ये नहीं मिलता तो उसकी एस्टिमेशन लगवा लें। कॉस्ट टू सेल, खर्चा। आप एक एसेट को मार्केट में लेकर गए तो उस पर खर्चा लगता है, मंडी के लिए पैसे पे करना होता है, कोई कमीशन पे करना होता है, हुकूमत को पे करना पड़ सकता है। बेचने जाओगे तो खर्चा। समन मलिक को जी मैं अनम्यूट कर देता हूँ, मैंने मैसेज कर करके डिस्टर्ब करी जाओ। हाँ जी, किधर है किधर है किधर है, तुम किधर हो समन? हाँ जी, हो गया अनम्यूट। ये आवाज क्लियर है दोस्तों? आवाज आ रही है? यस सर, क्लियर है। अब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आ जाएगा और मेरे पास वैल्यू इन यूज यानी कि प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। इसमें से लेट से ये 100 है, 110 से हायर 110, मेरे पास आ जाएगा रिकवरेबल अमाउंट 110, कैरिंग अमाउंट आई 16 से लेट से आ गई कैरिंग अमाउंट आ गई जी 120। अगर तो रिकवरेबल अमाउंट कम है कैरिंग अमाउंट से, जितनी कम है, ये मेरा इंपेयरमेंट एंट्री क्या होगी? इंपेयरमेंट एक्सपेंस डेबिट, accumulated impairment लॉस क्रेडिट, इंपेयरमेंट एक्सपेंस कर लें, लॉस कर लें, ये है जी इंपेयरमेंट। जी भाई, कोई सवाल? तो यार हाँ हूं तो कर दो, अल्लाह के बंदे हो। मेरे लिए तो बड़ा आसान है कि मैं नॉन स्टॉप चलता जाऊं, पढ़ाता जाऊं। जी भाई, और कोई सवाल है? नो क्वेश्चन। नो सर, नो सर। भाई हाँ हूं करो, मर गए हो कि सुते पे हो? नहीं समझ आ रही तो बंद टाइम कर जिंदा देते है। हैं, समझ नहीं आ रही तो बंद कर देते हैं, कोई मसला नहीं है मुझे। नहीं नहीं सर, प्लीज ऐसे नहीं। सर इसके इंडिकेटर्स बता देंगे? हैं? इंडिकेटर्स, इंटरनल इंडिकेटर्स। इंटरनल इंडिकेटर बताओ क्या होने यस। चाहिए, बताओ जरा। मतलब किस चीज से इफेक्ट करता है ये बता दें। वही तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या होने चाहिए बताओ। देखो भाई, एक एसेट मेरे पास है, एक एसेट है मेरे पास, मैंने एक रूम से निकाल के दूसरे रूम में रखना था, डैमेज हो गया, डैमेज हो गया। कुछ शीशे वाली मशीनरी है, थोड़ा सा मूव किया, काफी सारी टूट गई, डैमेज हो जाना, टूट जाना। मिसाल के तौर पे उसको बिजली चाहिए थी, बिजली की वोल्टेज बड़ी कम हो गई, उसकी कुछ चीजें जल गई, क्या कहते हैं, या मैंने प्लान कर लिया कि मैंने उस मशीन को यूज ही नहीं करना, ये इसके इंटरनल इंडिकेटर। एक्सटर्नल इंडिकेटर में
उसी तरह की टेक्नोलॉजी आ गई एडवांस, बड़ी कमाल किस्म की मशीनरीज आ गई। अब ये मशीन पुरानी हो गई, दुनिया बहुत आगे चली गई है, तो जाहिर सी बात है आपके इस एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी, या मार्केट में इसकी वैल्यू गिर गई है, आपकी बुक्स में ये वैल्यू ज्यादा पे आ रहा है, तो एक्सटर्नल इस तरह के इंडिकेटर है। टेक्नोलॉजी में चेंज हो सकता है, पॉलिटिकल चेंज हो सकता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में तब्दीली आ सकती है, कंपेटिटर आ सकता है, कंपेटिटर नई मशीनरी लेकर आ गया, तो ये कुछ उसके इंडिकेटर। अब हम हॉट फेवरेट करते हैं रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट। हाँ जी भाई, इंडिकेटर समझ आ गए ना? जी सर। बड़ा औखा सवाल पूछा सिद्धू भाई, यार मैसेज ना करो यार प्लीज, मैं रोज से जाना लगा दस रहे हैं सबके, मैंने माइक ओपन किए हैं, फिर भी आप जो है ना अच्छा जी, फिर हो जाए रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट। देखें, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट के लिए पहला स्टेप है कि उस पर इम्पेयरमेंट चार्ज हो चुकी है, तभी इम्पेयरमेंट को रिवर्स करूंगा ना कि पहले कर लूं? पहले उस पे इम्पेयरमेंट चार्ज हो चुकी है। अब एक मैं डाटा बनाता हूं, लेट्स से मेरे पास है कैरिंग अमाउंट 230 की। कितने जी कैरिंग अमाउंट? 230 की। रिकवरेबल अमाउंट है 260 की। कैरिंग अमाउंट में अपना I16 अप्लाई करता जा रहा हूं, बनती जा रही है। रिकवरेबल अमाउंट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल किया, वैल्यू एंड यूज यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ली, इसमें से हायर लिया तो ये। देखो जब रिकवरेबल अमाउंट होती थी ना कम, रिकवरेबल अमाउंट जब होती थी कम, तब आता था इम्पेयरमेंट, वो हम पहले कर चुके हैं, पहले हम इम्पेयरमेंट चार्ज कर चुके हैं। जब इम्पेयरमेंट कैरिंग अमाउंट से रिकवरेबल होगी ज्यादा, आप एक तीसरी चीज कैलकुलेट करेंगे, हिस्टोरिक कैरिंग अमाउंट, हिस्टोरिक कॉस्ट। हिस्टोरिक कॉस्ट क्या होता है कि जिंदगी में इस पे कुछ भी ना हुआ होता, लेट्स से 100 का एसेट था, 20 डेप्रिशिएट हो गया, 80 बच गया, रिवॉल्यूशन हुई 90 हो गई, फिर 9 डेप्रिसिएशन होगी 81 हो गया, लेट्स से 1 साल 2 साल 3 साल डेप्रिसिएट हुआ है, रिवॉल्यूशन भी हुई है, आज कैरिंग अमाउंट है 81। वो कहता है ना रिवॉल्यूशन हुई होती ना इम्पेयरमेंट, कुछ भी ना हुआ होता, ये 100 का 100 रहता, तो आज हिस्टोरिक कैरिंग अमाउंट कितनी होती? 10 साल अगर इसकी लाइफ होती तो 30 डेप्रिसिएशन, ये हिस्टोरिक कॉस्ट। कुछ भी ना हुआ होता, उसमें कोई रिवॉल्यूशन वगैरह ना की होती, ये कब देख रहा हूं पहले ये याद रखना है। अगर मेरी रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से ज्यादा है तो देखना है, अगर मेरी रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से ज्यादा है तो मैंने हिस्टोरिक कॉस्ट, हिस्टोरिक कैरिंग अमाउंट निकालनी है। कब? जब रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से ज्यादा है। और ये क्या कहता है, अगर कुछ भी ना हुआ होता तो कैरिंग अमाउंट क्या होती, हिस्टोरिक कॉस्ट क्या होती? मैं कहता हूँ जी 250। अब करना क्या, इसको, इसका रिवर्सल करने के लिए देखने हैं कॉस्ट मॉडल है या रिवोल्यूशन मॉडल। क्या देखना है, कॉस्ट मॉडल है या रिवोल्यूशन मॉडल। अब 230 ने ऊपर जाना है, क्यों? क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट कम है। वो कहता है रिकवरेबल अमाउंट, हिस्टोरिक कैरिंग अमाउंट कितनी है? 260, 250, इसके लोअर तक, लोअर क्या है? 250। इसका मतलब 20 ऐसी है जो मैंने रिवर्स की। 20 अमाउंट ऐसी जो मैंने रिवर्स की है। मैं दोबारा ये एक्सप्लेन करता हूँ दोस्तों, भाई बुजुर्ग, कैरिंग अमाउंट आपकी I16 से आ गई,
पहले हम इम्पेयरमेंट चार्ज कर चुके हैं, आज की डेट पे कैरिंग अमाउंट आ गई, रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट की तो 260 होगी, ये इससे ज्यादा होगी। जब ये होगा देन हमने ये करना है, इसका मतलब पहले नंबर पे ये रिकवरेबल अमाउंट है, अगर ज्यादा है तो हिस्टोरिक कॉस्ट निकाल ली, हिस्टोरिक कैरिंग अमाउंट निकाल ली। अब मैंने 230 को बढ़ाना है क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा हो गई है, तो मैं रिकवरेबल और हिस्टोरिक के लोअर जो कि 250 बनता है इसको उठा के यहाँ तक बढ़ाऊंगा, इसको मतलब 20 से मैंने अपना एसेट बढ़ा दिया। एसेट डेबिट अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस का ये मैंने रिवर्स कर दी। ये है कॉस्ट मॉडल, यही काम। काइंडली अनम्यूट मी, चले जी चली गई। अगर रीवैल्यूएशन मॉडल है, खुद सोचें, मॉडल का सोचें, रीवैल्यूएशन मॉडल, इसका मतलब वो जो आपका फॉर्मेट था, डेट, कॉस्ट, accumulated depreciation, net book value, revaluation surplus, revaluation loss, revaluation surplus, revaluation loss, profit and loss retained earning। जब मैं ये फॉलो कर रहा हूँ, इसमें मैंने रीवैल्यूएशन कर ली होगी, क्यों? क्योंकि मॉडल है रीवैल्यूएशन। मॉडल क्या है जी? रीवैल्यूएशन। अब वही डाटा इस्तेमाल करते हैं, ये वाला 230 को ही 250 तक, यही ये लॉजिक यही रहेगी लेकर आना। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा काम करना है, क्या? इस 250 को फिर रिकवरेबल अमाउंट तक लेकर आना है, और ये जो 10 है ये रिवैल्यूएशन सरप्लस हो। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कॉस्ट मॉडल है तो रिकवरेबल और हिस्टोरिक कॉस्ट के लोअर तक बढ़ाना है, कॉस्ट मॉडल है लोअर तक में बढ़ा दिया। अब लोअर से लेकर जो हायर फिगर थी, ज़ाहिर लोअर तक तो मैं आ गया, हायर फिगर ये थी, इसको उठा के यहाँ तक लाना है। वो जो डिफरेंस है 10 का, वो क्या है? रीवैल्यूएशन है, रीवैल्यूएशन मॉडल। जी भाई, ये समझ आया? किसी को गलती से समझ आया तो बता दे। हेलो यार, रिस्पॉन्स क्यों नहीं करते यार? कि सो जाते हो? बंद कर दे क्लास। ओके सर। समझ आया? यस सर ये रिवैल्यूएशन सरप्लस वाला सर फिर से समझाए। ओके सर, ये रिपीट कर दे 10% को। चले, माइक बंद करें और माइक बंद कर। ये जो रिवर्सल का काम हमने यहाँ पे किया है, सेम काम होगा रिवॉल्यूशन मॉडल में। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा काम होगा, यानी कि यही काम 230 इसके लोअर तक बढ़ा दिया, 250 आ गया। कॉस्ट मॉडल में यहाँ तक रुक जाना, रिवॉल्यूशन मॉडल में यही काम रिपीट करना है। 230 कैरिंग अमाउंट थी, इन दोनों के लोअर तक लेकर आए, 250 तक आ गया। अब 250 को जो हायर फिगर थी ना उसमें, मतलब जो दूसरी फिगर थी, सेकंड फिगर, इसको बढ़ा के वहां तक लेकर आना है, जो कि है 10। क्योंकि रिवॉल्यूशन है, ये बढ़ गया है, ये 10 रिवॉल्यूशन सरप्लस हो। जी बताएं, क्या ये क्लियर है? अब बताएं। Yes, sir. किसी को गलती से समझ आ गया तो बता दे यार।
हाँ जी, ये रिवर्सल 10 की सरप्लस वाली बात समझ आई किसी को? हाँ भाई, इसका मतलब है रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट में लॉजिक दोनों में सेम, कि मेरे पास कैरिंग अमाउंट आई, उसके बाद रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से ज्यादा है, जब ये ज्यादा होगी मैंने हिस्टोरिक कॉस्ट कैलकुलेट करनी। ओके, हिस्टोरिक कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, रिकवरेबल अमाउंट को मैंने बढ़ाना है कितनी अमाउंट तक जो रिकवरेबल और हिस्टोरिक कॉस्ट में लोअर है, 260 और 250 में लोअर कौन सी थी? 250। अपनी कैरिंग अमाउंट को वहां तक बढ़ाना। ये चीज दोनों मॉडल में सेम अप्लाई होगी, चाहे कॉस्ट हो चाहे रिवैल्यूएशन। 20 का रिवर्सल भी इधर आएगा, 20 का रिवर्सल ही रिवैल्यूएशन मॉडल में आएगा, ये चीज दोनों में सेम। अब 230 बढ़ के 250 तक हो गया है। अब यहां में से हमने लोअर पकड़ी थी, इसमें एक फिगर 260 रह गई है, इस 250 को पकड़ के दूसरी फिगर तक बढ़ाना है। ये जितना ज्यादा बढ़ेगा ये रिवॉल्यूशन सरप्लस कहलाएगा। हाँ जी, अब वह समझ लो, किसी ने नहीं समझाना, मैं तो दसते हैं पेपर सिर ते खलोते ने, किसी ने टाइम नहीं देना, समझ लो अल्लाह दे बंदे हो। तो यार हाँ हो करो, नहीं तो मैं लग गया रहा फिर अल्लाह दे बंदे हो। सर 20 का लॉस है क्या? वो यार वो तो दोनों केसेस में सेम है ना, रिवर्स लॉस क्यों है? रिवर्सल ऑफ ठीक इम्पेयरमेंट है, एसेट बड़ा है, एसेट डेबिट है, पी&एल क्रेडिट है। ठीक है सर। 20 का रिवर्सल है, 20 का रिवर्सल है, 10 का सरप्लस है। सरप्लस का मतलब एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट। ओके सर। हाँ जी भाई, किसी को गलती से कुछ समझ आ गया तो बता दे। सर कॉस्ट मॉडल दोबारा बता दें। बच्चे दोनों में वो सेम है ना, उसमें एक्स्ट्रा स्टेप नहीं करना। देखें 230 ने बढ़ना है लोअर ऑफ रिकवरेबल अमाउंट हिस्टोरिक कॉस्ट, 260 250, इसका मतलब इन दोनों में से लोअर है 250, ये बढ़ के यहाँ पे आ जाएगा 20, रिवर्सल हो गया, एसेट बढ़ गया, एसेट हो जाएगा डेबिट और पी&एल क्रेडिट। अरे माइक बंद करो भाई। अब ये जो भी मैंने समझाया है, चाहे कॉस्ट मॉडल हो चाहे रिवैल्यूएशन मॉडल हो, ये दोनों में सेम है, जिसमें 20 का रिवर्स हो गया, एसेट बढ़ गया है, डेबिट पी&एल क्रेडिट रिवर्स हुआ है, ये दोनों में सेम है। रिवैल्यूएशन में एक एक्स्ट्रा हमने काम करना है, क्योंकि अब एसेट 230 से बढ़ के 250 पे आ गया है, क्योंकि हम 20 की एंट्री कर चुके हैं एसेट डेबिट पी&एल क्रेडिट। इस 20 को जो सेकंड फिगर रह गई है, इस फिगर को यहां तक लाना है, 10 मजीद बढ़ा, ये रिवैल्यूएशन सरप्लस है। इस तो इतने भी समझ नहीं आता ना, फिर मर मुर जाओ तुसी। हाँ जी, अब हेलो सर ये एक हाँ सर, ये 260 रिकवरेबल अमाउंट है सर। ये 250 से 260 तक जो गया हुआ है ये रिवलेशन सरप्लस है, और 230 से 250 तक रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस है। हाँ जी, सही है सर। हाँ जी, किसी को और कोई कंफ्यूजन? किसी को कोई कंफ्यूजन? अब क्लियर हो गया? अच्छा, अब मैं आपको कुछ और मजे मजे की बातें बताता हूँ। बच्चों को, स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती रहती है कि यार फेयर वैल्यू है, इधर भी फेयर वैल्यू इस्तेमाल होता है, इधर भी फेयर वैल्यू इस्तेमाल होता है, किस वक्त कौन सा स्टैंडर्ड लगाना है, ये जरा सुने करेक्ट। ये बड़ी अहम बात है।
अगर वो मेंशन कर दे, आइए 16 लगाओ, अगर वो मेंशन कर दे आइए 36 लगाओ, इसका मतलब स्टैंडर्ड का नाम ले दे। अगर वो मेंशन कर दे रिवॉल्यूशन, अगर वो मेंशन कर दे इम्पेयरमेंट, रिवॉल्यूशन मेंशन नहीं करता, वो कहता है नेट रिप्लेसमेंट मेथड, एलिमिनेशन मेथड। यहां पे बात करता है रिकवरेबल अमाउंट। जब स्टैंडर्ड का नाम हो 16 या 36 वो लगाना है, रिवॉल्यूशन की बात करें तो रिवॉल्यूशन लगानी है, इम्पेयरमेंट की बात करें तो इम्पेयरमेंट लगानी है। नेट रिप्लेसमेंट का मतलब ही रिवॉल्यूशन है, रिकवरेबल का मतलब इम्पेयरमेंट है। तो ये इंडिकेशंस हैं कि किस वक्त कौन सा लगाना है। और मजे की बात, अगर कुछ भी ना मेंशन, तो आइए 16 लगाए, क्योंकि फेयर वैल्यू तो दोनों में है। एक जगह पे फेयर वैल्यू रिवॉल्यूशन करवा रही है, एक जगह पे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल करवा रही है। अगर कुछ भी मेंशन ना हो तो आइए 16 लगा। जी बच्चे, जी उस्मान, उसामा, खालिद, ऐसे ही है। क्या ये कंफ्यूजन क्लियर हुई? अब यस सर। दूसरी कंफ्यूजन सुने जी। व्हाट इज रिवॉल्यूशन एंड व्हाट इज इम्पेयरमेंट? ये मैं आमने सामने रख के इसलिए बता रहा हूं, आपकी जिंदगी सुकून में आ जाए, क्रक्स आपको मिल जाए, उसके बाद आप अन्य प्रैक्टिस करें। रिवॉल्यूशन में हमेशा नेट रिप्लेसमेंट मेथड लगता है, एलिमिनेशन मेथड लगता है। मतलब क्या हुआ, आप ये एंट्री करोगे, आप ये एंट्री करोगे, ये सरप्लस है या लॉस है, देन रिवॉल्यूशन सरप्लस टू रिटेन रनिंग। यहां पे रिवॉल्यूशन एसेट की कॉस्ट को अफेक्ट करती है, accumulated depreciation to asset, asset to surplus, loss to asset, 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 asset। जब जब रिवॉल्यूशन होगा यू हैव टू डू दिस, जब जब रिवॉल्यूशन होगा। इम्पेयरमेंट क्या करता है, कैरिंग अमाउंट 16 से पकड़ता है, यहां से रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करता है। इम्पेयरमेंट आती है तो एंट्री करता है इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, accumulated impairment loss क्रेडिट। इसका कॉस्ट के साथ कोई कनेक्शन नहीं, यानी कि इसकी कैलकुलेशन ने कॉस्ट को अफेक्ट नहीं करना। हाँ, WDV करनी हो, नेट बुक वैल्यू करनी हो, फिर क्या होगा, कॉस्ट माइनस accumulated depreciation माइनस accumulated impairment लॉस। और ये कौन सा कॉलम है जो हमने वर्किंग नोट बनाया उसमें, NBV का कॉलम। ये तो जस्ट कैलकुलेशन है, जस्ट कैलकुलेशन है। इट मींस जब इंपेयरमेंट होगी ये एसेट की कॉस्ट को अफेक्ट नहीं करेगी, जब रिवैल्यूएशन होगी वो एसेट की कॉस्ट को अफेक्ट करेगी। और भी सुन लें, मजे मजे के कॉन्सेप्ट सुन लें, ऐसी करें, दुआएं दें। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि रिवैल्यूएशन सरप्लस आता है तो रिवैल्यूएशन लॉस देखना है, रिवैल्यूएशन लॉस आता है तो रिवैल्यूएशन सरप्लस देखना है। फिर रिवैल्यूएशन सरप्लस को रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पे डिवाइड करके एंट्री करते थे, रिवॉल्यूशन लॉस को रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पे डिवाइड करते थे, लेकिन इसकी एंट्री नहीं करते थे। इंपेयरमेंट में क्या करेंगे, अगर रिवॉल्यूशन सरप्लस आता है, जैसे रिवॉल्यूशन लॉस है वैसे ही इंपेयरमेंट। सरप्लस आएगा तो इंपेयरमेंट देखनी है, इंपेयरमेंट आएगा तो सरप्लस देखनी है। यहाँ पे
इम्पेयरमेंट को रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पे डिवाइड नहीं करना। तो जब अगर आप वर्किंग नोट बना रहे होंगे, जैसे हमने A16 का वर्किंग नोट सीखा है, सरप्लस आता तो लॉस देखना है, लॉस आता तो सरप्लस देखना है, इनके रिवैल्यूएशन लॉस इज इक्वल टू इम्पेयरमेंट। अगर लॉस हो तो यहाँ पे लॉस आएगा, अगर इम्पेयरमेंट हो तो यहाँ पे इम्पेयरमेंट आएगा। इसका मतलब लॉस और इम्पेयरमेंट एक ही तरह की चीजें हैं। सरप्लस है तो लॉस देखना, सरप्लस लॉस है तो सरप्लस देखना है। इसी तरीके से सरप्लस है तो इम्पेयरमेंट देखना है, इम्पेयरमेंट है तो सरप्लस देखना है। जैसे हमने वहां पे किया था 100% वही करेंगे यहाँ पे, इम्पेयरमेंट को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड नहीं करेंगे। मेरे ख्याल में इसके बाद 16 और 36 का जो क्रक्स है वो मैं 100% बता चुका हूँ। मेरा नहीं ख्याल अब इसके अलावा कोई ऐसी बात है जो परेशान कर सकती है। 16 और 36 कैसे यूज करना है वो बता दिया, रिवैल्यूएशन और इम्पेयरमेंट को आमने सामने रख के बता दिया, लॉस और इम्पेयरमेंट को आमने सामने रख के बता दिया, प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है वो बता दिया, मतलब वैल्यू यूज में। फिर रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट बता दिया है, प्रेजेंट वैल्यू में क्या क्या चीजें नहीं लेनी वो भी बता दिया है, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट में कॉस्ट मॉडल हो रिवर्सल मॉडल हो ये भी बता दिया है। इसके साथ इसका क्रक्स हमारा कंप्लीट हो जाता है। जी भाई, क्या याद करोगे? मजे की बात है, सिर्फ क्रक्स जो आपको चाहिए, जो आपको रिवीजन के लिए चाहिए, जिस पे आप लोग फंसे होते हैं, रुके होते हैं, अड़े होते हैं, वो चल रहा है। जी क्या कहते हैं? और किसी को समझ आ रही है, किसी को मजा आ रहा है, कोई तो तारीफ तुरूफ वाली गल बानी कि नहीं आंदी है रीबा? फिर मैसेज कर लो तुझे कौन है, मैं ला लेनी है जुत्ती। Yes, sir. Yes, sir. जी। जो बातें बता रहा हूँ ये वो बातें हैं जो आप बहुत सारे पास पेपर करके सीखोगे। मैं आपको इसी रिवीजन में सारी बता रहा हूँ क्या क्या करना है। क्या गुजारा हो रहा है हमारा? क्या रिवीजन में बैठने का मकसद पूरा हो रहा है दोस्तों? क्या Yes, रिवीजन हो sir. रही है? यस सर, बहुत बढ़िया हो गया। हैं? सर ये I36 का सर ये रिवैल्यूएशन का सर एक क्वेश्चन करा लेना। क्वेश्चन करा दूं, सारे क्वेश्चन ही करवा देता हूँ, फिर मैं रिवीजन नहीं नहीं कराऊंगा। सर, सिर्फ एक ही करा ले सर। सिर्फ एक ही करा दें? क्या यस सर, करवा दें? I36 का रिवैल्यूएशन का सर। रिवैल्यूएशन के? नहीं सर, ये इम्पेयरमेंट रिवैल्यूएशन में जब रिवैल्यूड एसेट में जब इम्पेयरमेंट आए सर उसका। मेरी बात सुन, जब सरप्लस आए और लॉस आए वो कर लेते हो? जब रिवैल्यूएशन सरप्लस हो और रिवैल्यूएशन लॉस हो वो कर लेते हो, अटेम्प्ट के नहीं कर लेते? यस सर। बताओ। नहीं रिवर्स सर, अब इम्पेयरमेंट जब आए सर इसमें रिवैल्यूड एसेट में जब। हाय जालिम आदमी। ये लो, ये किया हुआ तेरा सवाल। ये देखो, एसेट परचेज हुआ, वो जो वर्किंग नोट था वही, एसेट 1 लाख पे परचेज हो गया, 10 साल पे डेप्रिशिएट होना है। पहले रिवैल्यूएशन है ईयर 1 के एंड पे, डेप्रिसिएशन कर ली, ईयर 1 के एंड पे आके ये रिवॉल्यूशन कर ली, रिवॉल्यूशन में आ गया भाई 31,500। ईयर 3 पे रिकवरेबल अमाउंट है 65,100 ईयर 3 पे। इसका मतलब मुझे पहले यहाँ पे आना पड़ेगा, ईयर 2 की डेप्रिसिएशन, ईयर 3 की डेप्रिसिएशन। आज मेरे पास नेट बुक वैल्यू है 65,100, नहीं ईयर 3 ऊपर है। मेरे पास आज ट्रेनिंग अमाउंट है 94,500, रिकवरेबल अमाउंट कितनी आ गई है? 65,100। इसका मतलब क्या आ गया दोस्तों? इम्पेयरमेंट आ गई, इम्पेयरमेंट आ गई। इम्पेयरमेंट कितनी आएगी जी? इम्पेयरमेंट आएगी कितनी बन रही है? 29,400। लॉस है तो सरप्लस देखना, सरप्लस है तो लॉस देखना। इम्पेयरमेंट आ गई, सरप्लस पहले पड़ा हुआ था, लॉस और सरप्लस बराबर है, लॉस और इम्पेयरमेंट बराबर है। इम्पेयरमेंट आई तो पहले सरप्लस देखा, वो एडजस्ट होगा, बाकी इम्पेयरमेंट में। फिर मैंने इम्पेयरमेंट में कहा था इसको रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड नहीं करना, एज इट इज चल रहा है। ईयर 3 पे रिकवरेबल अमाउंट है 6500,
ईयर 3 पे आ जाता हूँ जी, यहाँ पे ईयर 4 ईयर 5, ये मेरे पास कैरिंग अमाउंट आ गई 46,500। ये मेरे पास कैरिंग अमाउंट आ गई 46,500। रिकवरेबल अमाउंट आ गई 55,000, बढ़ गई। मुझे चाहिए हिस्टोरिक कॉस्ट अमाउंट। हिस्टोरिक कॉस्ट अमाउंट 1,61,000 था। 5 साल के बाद, 5 साल के बाद जब मैं डेप्रिशिएट करूंगा 5 साल, तो हिस्टोरिक कॉस्ट आ जाएगी 50। 55 और 50 में लोअर क्या है 50। 46,500 को मैं कहां तक लेकर आऊंगा, यहां तक 3500 रिवर्स होगा। 3500 रिवर्स होगा। अब मेरा 46,500 उठ के आ गया है कहां तक, 50 तक। 50 को फिर उठा के 55, दूसरी फिगर क्या है 55, ये जो 5,000 है ये मेरा रिवैल्यूएशन है। ले भाई ऐशी कर, कौन था ये? थैंक यू सर। नाम तो बता। जुहेब हसन। हाँ जी, 16 और 36 में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो पास्ट पेपर में भी आप लोगों ने देखा हो, किसी भी एग्जांपल आप चाहे किसी भी टीचर से पढ़े हो, कोई भी ऐसी चीज जो आपकी नजरों से कभी भी गुजरी हो, जो हमने क्लास में डिस्कस ना की हो, तो बताएं। जी भाई, 16 और 36 की कोई भी ऐसी चीज जो हमने ना की हो, वो बताएं। सर मेरे पास एक बुक है सर, उसमें वैल्यू इन यूज में एक इससे एक चीज एक्सक्लूड की गई है सर, इसकी जरा वजाहत करें। कैश इनफ्लो दैट हैव ऑलरेडी बीन रिकॉग्नाइज्ड एज लायबिलिटी। क्या क्या? कैश आउटफ्लोज दैट हैव ऑलरेडी बीन रिकॉग्नाइज्ड एज लायबिलिटी। हाँ, ये वैल्यू इन यूज से एक्सक्लूड होगी सर, इसकी कैश जरा वजाहत आउटफ्लो कीजिए। दैट हैव ऑलरेडी बीन रिकॉग्नाइज्ड एज लायबिलिटी। पहले बताओ कैश आउटफ्लोज इनफ्लोज होते क्या है? जी सर। शुरू से लेक्चर के साथ शुरू से। क्या सर? मैंने कहा लेक्चर के साथ शुरू से। नहीं सर, वैल्यू इन यूज में इधर लिखा हुआ है कि ये भी नहीं आएगी ना। बात सुनो ना, मेरी बात सुनो। पहली बात यह है कि मैं बात कर रहा हूँ कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट, कोई भी ऐसी लॉजिक। अब कोई किसी भी तरह का सवाल जब आता है, उसमें तो हजारों चीज हो सकती है। बात ये कि उसके बैकग्राउंड वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ है क्या नहीं। मैं इनको मेल पे भेज के आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? वरना इनका क्या कसूर है? तो कोई ऐसा कॉन्सेप्ट या ऐसी लॉजिक जो हमने डिस्कस ना, कॉन्सेप्ट या लॉजिक की बात, ये तो फिर सवाल तो हजारों हो सकते हैं। बात करूं उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है, हमारे सिलेबस का कोई कॉन्सेप्ट, हमारे सिलेबस की कोई लॉजिक, जो किसी भी जगह पे, किसी भी बुक, किसी भी सवाल में उसमें कोई चीज रहेगी तो वो बताएं। नहीं सर, कुछ नहीं। चलो, जबरदस्त हो गया।